हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्टिल लाइफ ड्राइंग के बारे में। मैंने एक रेफरेंस लिया है पिंटरेस्ट ऐप से और इसी को हम ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल बेसिक पॉइंट से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे आपके पास एक कप है और उसको एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म के द्वारा बनाना है आपने। ठीक है, आपने कोई भी गोलाई नहीं लेनी, स्टार्टिंग में आपको कोई भी कर्व लाइन नहीं लेनी। आपने सिंपल एक फॉर्म लेनी है, बॉक्स बनाना है उसका। उसके बाद आपने देखना है जैसे वो हैंडल है तो वो कितना है, जैसे यहाँ से इतनी दूर है। ठीक है, उसकी एक फॉर्म ले ली, यानी कि उसके अंदर जो राउंडनेस आएगी, जो राउंडिटी आएगी, उस चीज़ को आपने बाद में फॉलो करना है, बाद में उस चीज़ को देखना है। राइट। तो पहले जैसे अभी बुक्स हैं तो बुक्स का एंगल कुछ ये आ रहा है। पर्सपेक्टिव के आधार पे आपने देखना है कि पर्सपेक्टिव में कितनी पड़ी हुई है, कौन सी चीज़ आगे या पीछे या किस तरीके से उसकी चौड़ाई है। राइट, ये चीज़ें फॉलो करनी है। एक जब आपके पास ज्योमेट्रिकल फॉर्म आ गई है एक किसी ऑब्जेक्ट की, तो आप उसी ऑब्जेक्ट को लेके दूसरे ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बना सकते हैं। यानी कि आपके पास एक आइडिया आ जाता है कि जो ऑब्जेक्ट आपके पास पहले से है वो बड़ा है या छोटा है। तो आपके पास एक बेस आ जाता है जो आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और अभी देखो, एक बुक्स बना ली है, ऊपर कप है, इसी को देख के हम दूसरी बुक्स बना सकते हैं। राइट। मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें स्टार्टिंग में हमें दिखती है, जो ग्लाई है या फिर शैडो है, बहुत सारी चीज़ों की एक कंपोजिशन टाइप बनी होती है। तो हमें उनसे निकल के पहले बेसिक पे आना होता है। बेसिक नॉलेज जो होती है आपका प्रॉपर, उसी के ऊपर ही सारा काम चलता है। और जितनी चीज़ें आपके पास हैं, जितने ऑब्जेक्ट आपके पास हैं, पहले इसी फॉर्म में सबको ड्रॉ करना होता है। तो लगभग ये एक फॉर्म बन गई है। जैसे मैं आपको हल्का सा बेसिक बता रहा हूँ, जैसे शेडिंग वाला पॉइंट्स आता है, ये वाली गोलाई आती है। तो इस चीज़ को आपने धीरे धीरे कन्वर्ट करना है, अपनी फॉर्म में लेके आना है। राइट। जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप है प्रॉपर, अगर हम बात करें तो ऐसे जैसे हम सिलेंड्रिकल शेप लेते हैं, तो जैसे ये पॉइंट्स हो गए कुछ। ठीक है, ऊपर वाले हल्की सी यहाँ पे चौड़ाई होती है, जैसे ये वाला पॉइंट आ गया, उसके बाद उसका बेस आ जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर एक सिलेंड्रिकल शेप बनती है जैसे इस तरीके से। तो हमें वही फॉर्म्स को पकड़ना है जैसे हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को लेते हैं, पहले उन्हीं चीज़ों को हमने फॉलो करना है। इसके बाद हम उसकी फॉर्म्स बना सकते हैं, धीरे धीरे जितनी गोलाई है उसकी ड्राइंग प्रॉपर बना सकते हैं। मैं अभी शेडिंग के बारे में नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, हल्की सी ड्राइंग के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ पहले कि किस तरीके से हम उसका बेस बना सकते हैं। राइट। ये वाला पॉइंट हो गया, हल्का सा कप ऊपर से ब्रॉड है, नीचे से हल्का सा नैरो है। यहाँ पे हल्की सी आपको ड्राइंग दिख रही है क्योंकि जो कैमरे की सेटिंग है वो ऊपर से है, हल्का सा वो टिल्ट दिख रहा है। तो अब मैं धीरे धीरे डिटेलिंग, जैसे इसकी हैंडल है उसको देखना है और धीरे धीरे इसकी गुलाई देनी है। स्टार्टिंग में पहले एक स्क्वायर में है, हल्की सी गुलाई देने के बाद ये शेप बनती जा रही है। ठीक है, तो आपको मतलब पता है कि कितने एरिया में वो हैंडल बन रहा है। लगभग ड्राइंग बनाने के बाद हल्की सी शेड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैकग्राउंड में ड्रेपरी है लेकिन हम ड्रेपरी नहीं बना सकते, वहाँ पे कोई फोल्ड वगैरह नहीं है, फ्लैट है, तो इसलिए मैं हल्की सी शेड ही दूंगा वहाँ पे। और ये वाले एजेस जैसे बुक्स के हैं डिटेलिंग, फिर आप अपनी पेंसिल को अच्छे से शार्प करके उसकी डिटेलिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जो आपकी ड्राइंग बन रही है वो आपका बेस है, वो आपके बेसिक पॉइंट्स हैं। जितना ही आप उसको अच्छे से बनाएंगे, शेडिंग उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। अभी जैसे हमारे पास ड्राइंग्स बन गई हैं और इसको हम हल्का सा शेड करके बताता हूँ मैं किस तरीके से हम हैंडल कर पाते हैं। जैसे पहले विजिबल कर लेते हैं इनको, और इनके थोड़े से एजेस हैं बुक्स के, जैसे यहाँ पे हल्का सा डाउन है इस तरीके से। राइट। अभी आपको चीज़ें पता चल रही हैं कि बुक्स की जो कॉर्नर है वो हल्की से मोटाई में होते हैं, जो उनकी जल्द चढ़ी होती है ऊपर, तो उसको आपने देखना है कवर को कि कितनी मोटाई में है उन चीज़ों को। जबकि जब हम शेडिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी बारीकियाँ देखनी पड़ती हैं स्टिल लाइफ को बहुत अच्छा दिखाने के लिए, बहुत उसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए। मैं 2-3 और सेशन लूँगा जो स्टिल लाइफ के हैं, फिर हमें और ज़्यादा हाई डिटेलिंग के ऊपर जाएंगे। लेकिन मैं आपको इसमें एक प्रॉपर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम चीज़ों को कैप्चर कैसे करते हैं, उनके ऊपर हम नज़रिया कैसे जमाते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी चीज़ें तो दिखती नहीं होती कि हम ड्राइंग कैसे बना रहे हैं, या फिर सामने वाली चीज़ किस एंगल में रखी हुई है, कैसे उनकी ड्राइंग्स बन रही है, और उनको देखने का जो नज़रिया है उसके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं।
अब लगभग आपके सामने ये ड्राइंग हो गई है और इसको हम अभी थोड़ा सा शेड करके देखते हैं, क्योंकि शेडिंग में आप 3-4 शेड्स लेते हैं, 5 शेड्स लेते हैं। जैसे मैंने स्टेप 1 2 3 4 ये सारी बताई हुई हैं आपको। सबसे पहले आपको देखना है कि हल्की हल्की लाइनों से शेड करना है, बिल्कुल एक बेसिक शेप की तरह। और डायरेक्टली अभी हमें पता है कि ब्लू जो लाइंस हैं काफ़ी डार्क हैं, ठीक है, उनकी शेडिंग काफ़ी डार्क है, लेकिन हम डायरेक्ट उसको डार्क नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने ड्राइंग भी स्टेप बाय स्टेप की है, वैसे ही शेडिंग भी आपने स्टेप बाय स्टेप करनी है। सबसे पहले आपको हल्की लाइनों से शेडिंग करनी है। मैं यहाँ पे हैचिंग स्टाइल कर रहा हूँ, एक साइड लाइनिंग लगा के। हल्का सा मैं मिक्स भी करूँगा, बाद में आपको बताऊँगा कि स्मूथ कैसे करते हैं। लेकिन इनको आप बिल्कुल आराम से ऐसे एक शेड देनी है। बाद में आपको लगता है कि मुझे और डार्क करना है, या फिर जो बाकी के ऑब्जेक्ट हैं वो कितने डार्क हैं, उससे कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट है, ये सारी चीज़ें साथ की साथ चलती हैं। क्योंकि कभी भी आप किसी एक ऑब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं करते, आप धीरे धीरे सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, ताकि आपको शेडिंग करते वक्त आप पता लगना चाहिए कि कौन सी शेड पहले करनी है या बाद में करनी है, या फिर लाइट किसको ज़्यादा देनी है, या फिर हाईलाइट देनी है किसी को, या फिर डार्क में लेके जाना है किसी को। ये कंपैरिजन तीनों सब्जेक्ट के अंदर हमारा चलता रहता है। यानी कि जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं उनके पास 2-3 शेड हैं, ठीक है। जैसे सबसे लाइट हमारे पास कप है, उसके बाद हमारे पास जो शेडिंग है वो ज़्यादा यहाँ पे आ रही है, ठीक है, शैडो जो आ रही है कप की। और ब्लू जो है वैल्यू है बुक्स के ऊपर जो कवर है, ठीक है, तो हमें ऑब्वियसली उसको डार्क करना है। तो इसी तरीके से जब डार्क चीज़ के ऊपर भी कोई शैडो पड़ती है तो वो और ज़्यादा डार्क हो जाता है, हमें वैल्यू उसकी चेंज करनी पड़ती है। तो ऐसे ही आपको दिख रहा होगा कि जैसे ब्लू के ऊपर वो कप रखा हुआ है, तो जिस साइड शैडो जा रही है तो वो और ज़्यादा वहाँ पे डार्क है, राइट। तो इस तरीके से जैसे ये अभी वाइट है, क्रीमिश है जो उसके पेज है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी डार्क दिख रहे हैं, यानी कि उनकी जो वैल्यू है वो काफ़ी डार्क है, शैडो में जा रही है। तो इसी तरीके से हमने कंपैरिजन करना है बाकी की चीज़ों से, कि उनके साथ जो ऑब्जेक्ट और भी हैं वो डार्क हैं या लाइट हैं, वो कितनी वैल्यू पे जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो वो कलरफुल होती है। जैसे हमने पहले भी काफ़ी सेशन में बात की है इसके बारे में, कि जैसे हमने स्टिल लाइफ की एक रेफरेंस ली है, उसमें 2 बुक्स है लेकिन सेम वैल्यू में है, और जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट है और वो कलरफुल है, राइट। तो कलरफुल को अपने ब्लैक एंड वाइट नज़रों से देख के आपने शेडिंग करनी है, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व करना है कि वो कितना डार्क है या लाइट है, अपने कलर वैल्यू के सेंस के ऊपर काम करना है। अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से हम फिल कर पाते हैं। जैसे बैकग्राउंड है तो वो काफ़ी क्रीम है, ठीक है, थोड़ा सा गोल्डनिश दिख रहा है, और ब्लू बुक्स हैं वो काफ़ी डार्क वैल्यू में है। जो कप है वो क्रीमिश है, बिल्कुल वाइट नहीं है, लेकिन वो काफ़ी लाइट ऑब्जेक्ट है बाकी सारी चीज़ों से। तो इसी तरीके से हम उसमें शेड कर पा रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारा होता है कि हम कप में भी वही शेड कर रहे हैं, या फिर बुक्स में भी वही चीज़ें आ रही हैं, या फिर बैकग्राउंड में हम ये रेंडरिंग नहीं करते। तो इसलिए आपको देखना है, जैसे वहाँ पे बुक्स हल्की सी लाइट दिख रही है तो मुझे बैकग्राउंड हल्की सी डार्क दिख रही है, तो मैं इसलिए यहाँ पे हल्की सी शेड करके बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें देखना है हमें कंपैरिजन करके कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लाइट आ रही है, डार्क आ रही है। अभी जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड है बिल्कुल लाइट है, फिर भी काफ़ी डार्क जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि बुक्स की जो शेडो है काफ़ी डार्क है, तो इसलिए उसको डार्क शेडो दे रहे हैं। जैसे इसके नीचे हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो पेज हैं उससे लाइट है। जो यहाँ पे बाकी कपड़ा है, जो ड्रेपरी है, वो काफ़ी वैल्यू डल है, यानी कि वाइट नहीं है बिल्कुल। जो हमारे पास एक पेपर है बिल्कुल वाइट है, हम इसको डल कर सकते हैं, क्योंकि जो ड्रेपरी है वो काफ़ी डल है। तो इस तरीके से हम उसमें रेंडरिंग या फिर शेडिंग, आपका कोई भी तरीका है शेडिंग करने का, ज़रूरी नहीं है कि आपको इस रेंडरिंग स्टाइल जो हैचिंग स्टाइल है उसी में ही करना है रेंडर, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको वैल्यू समझ आ रही है तो उसी वैल्यू में काम करें, चाहे वो स्टिपलिंग हो सकता है, डूडलिंग हो सकता है, क्रॉस हैचिंग हो सकता है, किसी भी स्टाइल में हो सकता है, राइट। तो अपनी पेंसिल को हल्का सा शार्प रखें बाद में जब भी आप डिटेलिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे वैल्यू के अकॉर्डिंग हम वाइट कप है, थोड़ा सा क्रीमिश है, लेकिन यहाँ पे उसकी डार्क वैल्यू बन रही है, तो डार्क से लाइट, लाइट से डार्क, दोनों तरफ आपने इमेजिन करना है कि किस तरीके से हमने पेंसिल चलानी है। एक बार एक हैंडल करने का तरीका है, जैसे हल्का सा टेक्सचर है तो आप टेक्सचर दे सकते हैं उसमें,
लेकिन यहाँ पे मैं कोई टेक्सचर पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी हाई हो जाती हैं। उसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेलिंग के बारे में बताऊँगा। अभी सिर्फ हम जैसे समझ रहे हैं कि स्टिल लाइफ को किसे हैंडल करना है, उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करनी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारी स्टिल लाइफ में, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट तो ज़रूर है, लेकिन इनमें हाई पॉइंट्स भी हम कर सकते हैं। जैसे इसके बाद आप जितनी मर्जी उसको शार्प करके लाइन को कितनी डिटेलिंग कर सकते हैं, उसके अंदर कप में कितना टेक्सचर है वो दे सकते हैं। मतलब जो डिटेलिंग वाली चीज़ें हैं वो आप जितना मर्जी कर सकते हैं, मतलब उसका कोई एंड नहीं है। आपके पास पेशेंस है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप बहुत आराम से उसको डिटेलिंग में लेके आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी तरीके से हम उसके आगे के लेवल को समझ पाते हैं। तो अभी जैसे हल्की सी शेडिंग यहाँ पे डार्क है काफ़ी, इसकी वैल्यू जो है वो बुक से लगभग मैच करती हुई है, हल्की सी डार्क है वहाँ पे। तो इस तरीके से हम उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप शेडो देख रहे हैं, तो इसको इस तरीके से हम पहले फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक ही बार में किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम फाइनल शेड नहीं करते। जितनी हम चीज़ों को पार्ट बाय पार्ट करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, तभी हम चीज़ों को समझ पाते हैं। जैसे पहला स्टेप है कि आप बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स आ गई, बाद में हमने एक कर्व दिया है, धीरे धीरे हम उसकी वैल्यू डिसाइड की है। अब शेडिंग पे हैं, शेडिंग करते करते जब भी आप वैल्यूज़ पे आते हैं तो आपको नॉलेज आती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट डार्क है या लाइट है। जब आपकी इनकी चीज़ों की सबकी स्टडी हो जाती है, उसके बाद टेक्सचर का टाइम आता है कि आप उनके ऊपर टेक्सचर दे पाएँ। जैसा कोई टेक्सचर दे रहा है, जैसे स्टील है, जैसे कोई चीनी का कप है, या जैसे जो भी आप मान सकते हैं कि आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसके टेक्सचर पे काम कर सकते हैं। तो ये हाई लेवल्स होते हैं और बेसिक से एडवांस तक यही चीज़ों के ऊपर फॉलो करना है। लेकिन जो मेन है पॉइंट वो बिल्कुल लाइनिंग है, जो आपके एंगल्स हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें जो चीज़ें दिख रही हैं हम वैसे बनाने की कोशिश पहले से करने लगते हैं, लेकिन हम बेसिक स्टार्टिंग कहाँ पे लेते हैं, स्टार्ट कहाँ से करना है या किस तरीके से उसको बनाते आना है, इस प्रोसेस को जानना काफ़ी लाजमी होता है हमारे लिए जब भी हम स्टार्टिंग में काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम नहीं सीख पाते, बहुत जल्दी जल्दी मैं इसको टाइम लैप्स वीडियो बनाता तो आपको काफ़ी चीज़ें मिसिंग रहती। अगर मैं आपको सीधा डायरेक्ट किसी लेक्चर में ही समझाता तो वहाँ पे भी नहीं पता चलता आपको, इसलिए थोड़ा सा रियल टाइम में मैंने बताने की कोशिश की है कि चीज़ों को समझा जाए, उनके बेसिक पे ऊपर काम किया जाए, ठीक है। अभी जैसे मैंने हल्का सा शेड किया है, तो इसको टेक्सचर देने के लिए आप स्मज कर सकते हैं, कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, राइट। मैंने ये स्मज करने के लिए ये टूल रखा हुआ है। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर्स हैं तो इस तरीके से आप उसको टेक्सचर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई टूल्स नहीं यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आपको ऐसी चीज़ों की प्रॉब्लम आती है कि आप किसी को टेक्सचर नहीं दे पाते, पेंसिल से उसको हैंडल नहीं कर पाते, या आपको हैचिंग स्टाइल अभी तक नहीं फॉलो कर पाए हैं, अच्छे से नहीं कर पाते, तो इन चीज़ों के ऊपर आप गौर कर सकते हैं। जैसे मिक्सिंग टूल्स हैं, उनको हल्का सा वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ डार्क लग रही है तो वहाँ पे डार्क बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से फिर से शेडिंग कर सकते हैं, पेंसिल को चला सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, जैसे मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ग्रेफाइट में जो पेंसिल यूज़ होती है वो आप 10B या 8B यूज़ करते हैं, वो काफ़ी स्मूथ यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मिक्सिंग टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही समझ चल पड़ती है। और आप यूज़ करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हम किस तरीके से यूज़ करनी है। मैं इसलिए ज़्यादा मटेरियल के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि जैसे आप यूज़ करते हैं आपको फ़र्क पता चलेगा। अगर आप कुछ चीज़ें लेके आते हैं खरीद के, कुछ स्केच बुक लेके आते हैं, आपको पेज के बारे में पता चलेगा कि कौन सा पेज हमारे लिए सही है या गलत है। और अगर किसी को देख के बना रहे हैं कि वो उस शीट के ऊपर बना रहा है या फिर किसी पेंसिल को यूज़ कर रहा है, तब आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं आएगी। आप सिर्फ देख के किसी को काम करेंगे तो आपको नहीं आएगा। आप सिर्फ एक चीज़ देखो कि आप उसको यूज़ कितना करते हैं, किस तरीके से करते हैं। मेरे पास जैसे ये 2 ही टूल है, मैंने अभी तक इरेज़र यूज़ नहीं की, विदाउट इरेज़र जो है काम किया हुआ है। हाईलाइट जहाँ पे मुझे चाहिए वहाँ पे मैं इरेज़र यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जो स्टार्टिंग में अभी तक हमने ड्राइंग्स बनाई है उसके ऊपर हमने कभी भी इरेज़र यूज़ नहीं की, क्योंकि आपके पेंसिल चलाने का वो तरीका है, आप बहुत स्मूथली पेंसिल चला सकते हैं, उनको लाइट चला सकते हैं, क्योंकि मेजर लाइन जो होती हैं वो आपको सिर्फ दिखती हैं,
किसी और को नहीं दिखाई देती। जैसे मैंने काफ़ी सारी लाइंस यहाँ पे लगाई होंगी, लेकिन जैसे धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं वैसे वैसे जो बेसिक लाइंस हैं, जेस्चर पॉइंट्स हैं और ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हैं वो अपने आप छुपती जा रही हैं। मतलब आपका जो फोकस है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टिका रहता है, ठीक है। तो मतलब ये तरीका है काम करने का, कुछ टिप्स हैं, कुछ जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अभी रेंडरिंग है तो मैं हल्का सा इसको स्मूथ कर रहा हूँ। स्मूथ करने के लिए आपको कोई भी मिक्सिंग टूल की ज़रूरत हो सकती है, आप अपने फिंगर से भी इसको स्मूथ कर सकते हैं, राइट। मैं ऐसे वैल्यू के अकॉर्डिंग हल्का सा इसको स्मूथ कर रहा हूँ ताकि जो पीछे ड्रेपरी है वो हल्की सी डल है, तो यहाँ पे हल्का सा उसको डल फील कराने के लिए हल्का सा वहाँ पे पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको जो वाइट है वो कम दिखे बैकग्राउंड में, राइट। तो ऐसे मतलब अपने ऑब्जेक्ट को उभारने के लिए, 3D करने के लिए हम बैकग्राउंड में थोड़ी सी वैल्यू देते हैं। अगर वैल्यू बिल्कुल वाइट है तो आपकी ऑब्जेक्ट के अंदर जो हाईलाइट रखी हुई है वो आपको ज़्यादा नहीं दिखेगी। अभी देखिए जैसे ऑब्जेक्ट हल्का सा हैंडल हो गया, राइट। अब हम इसकी और ज़्यादा डिटेल कर सकते हैं। मैं आपको हल्का सा और बताने की कोशिश करूँगा सिलेबस में। जैसे ये लाइनिंग है, यहाँ पे जैसे हल्का सा और डार्क कर सकते हैं उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसे ये कप की शेडो है, इसको हल्का सा हम डार्क कर सकते हैं। जैसे हमने स्मूथ जो अभी टूल यूज़ किया है स्मूदर, तो इससे थोड़ा सा लाइट हो गया है, बाकी चीज़ें हमें हल्की सी दिखने स्टार्ट हो गई है। तो इसकी वैल्यू दिखाने के लिए और डार्क करने के लिए पेंसिल का यूज़ फिर से कर रहे हैं डिटेलिंग करते करते, और हल्का सा इसको शार्प भी कर सकते हैं, इसकी डिटेलिंग और भी कर सकते हैं जो मिस हो गई है। तो मतलब ये 2-3 लेयर्स में आपकी स्टिल लाइफ कंप्लीट होती है। आप देख रहे हैं मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बार में फिनिश नहीं कर रहा हूँ, उसको बारी बारी उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि लेयर्स में काम कर रहा हूँ। जैसे टोन्स है तो उसके अंदर टोन्स भी स्टेप बाय स्टेप फिल कर रहा हूँ। तो यही चीज़ें हमारी जो स्टिल लाइफ है उसको बेटर बनाती हैं। मतलब एक चीज़ को अगर हम पकड़ते हैं तो हमारे प्रोपोर्शंस गलत हो सकते हैं, हमारी ड्राइंग गलत हो सकती है, हमारा बेस गलत हो सकता है, या फिर आपके पास जो शीट है, पेपर है आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका एंगल कोई और हो सकता है। आप वहाँ पे अगर पूरा ड्राइंग्स बना के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई ड्राइंग्स या साइड पे हो गई है या फिर सेंटर में नहीं है, या फिर किस तरीके से हमें उसको यूज़ करना है। तो ये काफ़ी सारी गलतियाँ हो सकती हैं जब हम बेसिक पे नहीं आते, यानी कि सीधा हम एडवांस की चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। तो अभी देखो जैसे मैं वैल्यू को थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ। जैसे वाइट जो पेज है हमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर वाइट नहीं है, हल्के से डल है। तो वैसे ही मैं उसको हल्का सा शेडिंग देके उसको सेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो ब्लेंडिंग टूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा स्मूथ आपको दिखेगा, क्योंकि जो लाइनें आ रही हैं, शार्प लाइन आपको दिख रही होगी हैचिंग स्टाइल में, तो वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। तो इसमें और भी ज़्यादा हम स्मूथ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें ही बता रहा हूँ। इससे आपको पता चल जाएगा कि स्टिल लाइफ को हम हैंडल कैसे करते हैं। मतलब जब भी आप कोई लाइव स्केचेस देखते हैं स्टिल लाइफ का, आप सामने कोई भी चीज़ रखते हैं तो उसको हम किस तरीके से ड्रॉ कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हमने कवर करने की कोशिश की है। अभी जैसे हल्की हल्की लाइनिंग आपको दिख रही है, शेडिंग, जहाँ पे हम डिटेल दे सकते हैं। जैसे ये सेंटर में हल्का सा डार्क पॉइंट आपको दिख रहा है, तो हल्की सी यहाँ पे एजेस आ रहे हैं, वहाँ पे हम ब्लेंडिंग टूल से हल्का सा स्मूथ करके उसको शेड कर सकते हैं। जहाँ पे मुझे हाईलाइट दिख रही है अभी, जैसे हम शेडिंग को अगर स्टॉप करते हैं तो वहाँ पे हम इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई भी इरेज़र होगी जो बिल्कुल हाईलाइट जो होती है, आपसे कुछ मिसिंग होगी, तो वहाँ पे आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ब्लेंडिंग टूल जब यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें थोड़ी सी मिस हो जाती है, तो इनको हम वाइट पेपर भी छोड़ सकते हैं। जैसे आप स्टिडलर यूज़ करते हैं या फिर कोई और पेंसिल यूज़ करते हैं, अगर वो चारकोल है तो वो हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इरेज़र से, तो आप पहले से ही वाइट कुछ छोड़ के रखें। और अगर वहाँ पे यूज़ करने के लिए आप करने की कोशिश करते हैं तो इरेज़र को बहुत शार्प तरीके से यूज़ करना होगा। जैसे किसी कटर से आप काट के उसकी एज बना लेते हैं। उसके बाद आप जो माइनर पॉइंट्स होते हैं और बिल्कुल हाईलाइट वाले होते हैं, वहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी शेप ठीक कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप स्टिल लाइफ बनाते हुए या फिर कोई भी ड्राइंग करते हुए इसका मेथड का सहारा ले सकते हैं। मतलब जो बेसिक पॉइंट्स हैं वही मैं इसके अंदर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हम एक्चुअल में देखते हैं उसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं, लेकिन उनका जो प्रोसेस है पूरा, उसके ऊपर काम करना काफ़ी ज़रूरी होता है, उसकी स्टडी करना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये सारे मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये मेरा
पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे मैं काम करता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके या फिर कोई फिगर ड्राइंग, पोर्ट्रेट, कोई भी चीज़ को बनाता है। ये एक बेसिक्स हैं जो मैं आपसे हमेशा शेयर करता हूँ, और जो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसी को लेके अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर पोर्ट्रेट को कितना अच्छे तरीके से देखते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, वो काफ़ी मेन होता है। क्योंकि जितनी चीज़ें आपको सीखनी हैं वो आपकी ऑब्ज़र्वेशन सिखाती है। आपको बहुत सारी वीडियोज़ में दिखाया जाता है कि किस तरीके से किसी चीज़ को हैंडल करना है, लेकिन वो आपके नज़रिए से देखना बहुत ज़रूरी है। आप अपने देखने का नज़रिया चेंज करेंगे, जितना शार्प करेंगे, जितना उसको हाई लेवल पे लेके जाएँगे, तो उतना ही आपको ज़्यादा आएगा। जैसे मुझे स्टिल लाइफ़ किस एंगल से दिख रही है, कौन-सी चीज़ें इसमें मैं शेड कर सकता हूँ, कौन से इसमें टोन्स फ़िल कर सकता हूँ, या फिर मुझे कलर क कितने लाइट या फिर कितने डार्क दिख रहे हैं, वो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, मैं अपने नज़रिए से देख रहा हूँ। आपके नज़रिए से वो क्या चीज़ दिख रही है, कितना लाइट एंड डार्क दिख रहा है या फिर शेप कैसी दिख रही है, वो आपके नज़रिए के ऊपर है कि आप कितना सीख पाते हैं। आपको यहाँ पे ड्राइंग्स कम बनानी है, लेकिन उसको देखना ज़्यादा है, यानी कि आपकी आँखों में वो चीज़ छपनी चाहिए, आपकी आँखों में पूरी उतरनी चाहिए, जो भी आपके सामने ऑब्जेक्ट पड़ा है। तभी आप उसको अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं, तभी आप अच्छे से उसको फिनिश कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, स्केचिंग के बारे में, शेडिंग के बारे में, जितनी भी हमने आज एक्सपीरियंस शेयर किए हैं उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ डिटेलिंग वाली बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।